हेलो फ्रेंड्स। सो वी विल स्टार्ट विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेल्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। तो अकॉर्डिंग अभी ये न्यूज़ में क्यों है कि 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है उन्होंने जनवरी 30 को डिक्लेयर किया था वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ डे, जिसमें यूएई ने प्रपोज़ किया था, जिसको यूएई ने प्रपोज़ किया था। ठीक है, तो सभी अभी डिक्लेयर किया गया है। तो नेग्लेक्टेड जनवरी किसको डिक्लेयर किया गया है? जनवरी 30 को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो अबाउट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ अब होती क्या है? तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो होती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। ठीक है, तो याद रखिए क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, जो कि कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है? सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रेवलेंट है, वहीं पर सबसे ज़्यादा होती हैं, और वो 1 मिलियन पीपल से ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। 1 बिलियन पीपल से ज़्यादा जिनको इफ़ेक्ट करती है तो उनको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी में रह रहे हैं या फिर जिनको सैनिटेशन नहीं मिल रहा है, वो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं अगर इन्फेक्शियस पर्सन से, इन्फेक्शियस डोमेस्टिक एनिमल से, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो है उनको हो जाती है। वर्ल्ड वाइड 149 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ जो हैं वो अफेक्टेड हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ से। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन है ऑफ एटलीस्ट 11 मेजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। दो इंडिया ने कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को एलिमिनेट भी किया है, इंक्लूडिंग गुइनिया वॉर्म, ट्रैकोमा और यॉस, ये सब जो है इंडिया ने एलिमिनेट भी किया है। फिर भी वर्ल्ड लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन है इंडिया का, एटलीस्ट 11 मेजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ हैं। तो 11 मेजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज अभी मैं बताऊंगी क्या होती हैं, बट WHO ने 17 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को आइडेंटिफाई किया है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके नाम भी याद करना, तो इसलिए उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डू यू नो ऑन जनवरी 30 अगर बात की जाए तो लेप्रेसी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, जो कि मार्क क्या करता है? मेट्रोडम डे ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, द वर्ल्ड सेलिब्रेट लेप्रेसी डे ऑन लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ठीक है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को करते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। अब ये नहीं होता कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो है सिर्फ वायरस से कॉज होती हैं, बैक्टीरिया से, ये सारी डिजीज़ को इंक्लूड करती हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव टेकन टू इरेडिकेट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, तो WHO ने रिकग्नाइज़ किया है 17 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। कौन कौन सी है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगर वो G20 कंट्रीज़ के नाम पूछ सकते हैं तो 17 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के भी नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दे विल गिव द ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज़ अमंग दोज। तो पहला है डेंगू, रेबीज, ब्लाइंडिंग ट्रैकोमा, ब्रूली अल्सर, एंडेमिक ट्रेप्टोमेटोसिस, यॉस जिसे बोलते हैं, लेप्रोसी को हैंसन डिसीज़ बोलती हैं, चेगस डिसीज़, ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस जो कि स्लीपिंग सिकनेस होता है, लिशमैनासिस, ठीक है, साइस्ट्रिस्क्योसिस, ड्रोक्यूनक्यूलेसिस जिसको गिनिया वॉर्म डिसीज़ बोलते हैं, फूड बॉर्न ट्रेमाटोड इन्फेक्शन, लिम्फेटिक फिलेरेसिस, ऑन्कोसेरेसिस, रिवर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, ब्लिहर्जाइसिस, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलेमेंटाइसिस, इंटेस्टाइनल वॉर्म जिसे बोलते हैं। तो दीज आर द 17 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ जो WHO ने रिकग्नाइज़ किया है। WHO ने न्यू रोड मैप अभी निकाला है फॉर 2021 टू 2030, कॉल्स फॉर 3 स्ट्रैटेजिक शिफ्ट टू एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। ये क्या है? इसमें 3 स्ट्रैटेजिक शिफ्ट क्या है? मेजरिंग प्रोसेस, हमको प्रोसेस मेजर नहीं करना है, हमको इम्पैक्ट मेजर करना है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है। डिसीज़ स्पेसिफिक प्लानिंग करनी है और प्रोग्राम बनाना है, और एक्सटर्नली ड्रिवन एजेंडाज जो हैं वो प्रोग्राम से रिलेटेड हमको बनाने हैं। WHO ने पहला रोड मैप जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के लिए कब पब्लिश किया था? 2012 में पब्लिश किया था। WHO ने रिकमेंड किया है 5 पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है किसी भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को एलिमिनेट, कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। तो पहला है प्रिवेंट कीमोथेरेपी, हमको कीमोथेरेपी ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए। इनोवेटिव इंटेंसिफाइड डिसीज़ मैनेजमेंट, वेक्टर कंट्रोल एंड पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन, हाइजीन सर्विसेज, ये सब, एंड जूनोटिक डिसीज़ मैनेजमेंट।
तो ये 5 पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है WHO के। एंड 7, तो क्वेश्चन अगर आता है कि एंड 7 है क्या, ये इंटरनेशनल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो 7 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को एंड करने की बात कर रहे हैं। 7 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ कौन कौन सी हैं? लिम्फेटिक फिलराइसिस, रिवर ब्लाइंडनेस, स्नेल फीवर, ट्रैकोमा, हुक वॉर्म, विप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म, जो कि 90% ऑफ ग्लोबल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो एंड 7 क्या है? इंटरनेशनल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि 7 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को ख़त्म करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है काला अजर को एलिमिनेट करने का एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2005। तो काला अजर आई होप आपको पता होगा क्या है, क्योंकि ये मैंने PT 365 जो पिछला वाला पार्ट था आई थिंक 365 में पढ़ाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उसमें जाके आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो एंड 7 व्हाट इज़ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ क्या होती है? पहला पॉइंट हो गया कि वो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। ये कहाँ पे प्रेवलेंट होती हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्रेवलेंट होती है। अगर क्वेश्चन आए कि ये सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज़ में नहीं प्रेवलेंट होती हैं तो वो गलत हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज़ में प्रेवलेंट होती हैं। वर्ल्ड के पुअरेस्ट लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, मतलब मोर देन 1 बिलियन पीपल जो है ज़्यादा इफेक्टेड हैं। ये किस किस वजह से होती है? पुअर सैनिटेशन के कारण होती है, ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, हाइजीन अच्छा नहीं है, इसके कारण, इन सब के कारण होती है। फिर WHO ने 17 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ आइडेंटिफाई की हैं, उन 17 के नाम, और एंड 7 जो है ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें 7 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को हमको ख़त्म करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड neglected tropical disease. I hope I have cleared the topic. Now let's come to म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी कोविड-19 के टाइम पे ही है। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो ब्लैक फंगस, आपने नाम सुना होगा, उसी को हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, तो केसेस जो हैं ब्लैक फंगस के अभी बहुत सारे राइज हुए, जिसके कारण बहुत सारे स्टेट्स ने डिक्लेयर किया है इसको क्या, एपिडेमिक, अंडर एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897। तो स्टेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये ICMR ने डिफाइन किया है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? फंगल इन्फेक्शन है जो मेनली उन पीपल्स को अफेक्ट करता है जो और मेडिकेशंस पे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर कोविड-19 का पेशेंट है तो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा एज कंपेरिजन टू अदर पेशेंट। ये जनरली उनको इफेक्ट करता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरह जो फाइट करने का होता है एबिलिटी, वो बिल्कुल पैथोजन की ख़त्म कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो म्यूकोरमाइकोसिस ICMR ने डिफाइन किया है कि ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है मेनली उन पॉपुलेशन को जो किसी और मेडिकेशन में है और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको। इसको ब्लैक फंगस भी बोला जाता है बिकॉज ये जनरली हमारे नेक्रोस को इफेक्ट करते हैं। नेक्रोस हमारा वो होता है जो कि जनरली जो सेल में हमारे इफेक्ट करते हैं, सेल हमारे बॉडी सेल्स को इफेक्ट करते हैं, तो उनको नेक्रोस बोलते हैं। एंड टर्न, उनको ब्लैक टर्न कर देता है। इसको जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये सीरियस और रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो कि ग्रुप ऑफ मोल्स के कारण होती है, जिसको माइकोरमाइसीट्स बोलते हैं। मोल्स जो हैं वो कहीं भी रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, सॉइल्स में रहते हैं, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं सच एज लीव्स, कंपोस्ट फाइल्स, रॉटन वुड, इन सब में हमको मिलते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं फंगी जो जनरली ये कॉज करते हैं? राइजोपस स्पीशीज़, माइकोर स्पीशीज़, राइजोम्यूकोर स्पीशीज़ एंड सिनसेफ्लस्ट्रम स्पीशीज़ एटसेट्रा। तो दीज आर द फंगिस जो इफेक्ट करते हैं। मोस्ट पीपल जो है ये जनरली कॉन्टैक्ट में अगर आते हैं माइक्रोस्कोपिक फंगल के जो भी स्पोर्ट्स एवरीडे, जो जिनका भी इम्यून सिस्टम बहुत वीकेंड है तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। पर्सन कैन बी अफेक्टेड थ्रू इनहेलेशन, इनोकुलेशन एंड इंजेक्शन, ठीक है, ऑफ फंगल स्पोर्स। म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कंटैगुअस नहीं है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होगी। कंटैगुअस का मतलब होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होना, बट ये कंटैगुअस नहीं है। ये जनरली स्प्रेड होता है एनिमल और ह्यूमन के बीच। अगर आप एनिमल के कॉन्टैक्ट में आओगे तो आपको हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स जनरली अभी कोविड-19 के पेशेंट के उसमें मिल रहा है, डायबिटीज़ है जिनको, जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड है, ठीक है, उन सब में मिल रहा है। इंक्लूड वन साइडेड फेशियल पेन, ठीक है, सिनेटिस, नसल ब्लॉकेट, ब्लैकिश एंड और ब्लडी नसल डिस्चार्ज, थ्रोम्बोसिस, ये सब के कारण जो है ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सिम्टम्स इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स जनरली आपको मैंने पढ़ा दिया है कि वो उन पेशेंट्स को ज़्यादा होता है जो पहले से मेडिकेशन पे हैं। अब प्रिवेंशन क्या है? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, ऑब्वियसली। एग्रेसिव मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर डायबिटीज़ पेशेंट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट
कर रहे हैं तो ब्लड शुगर मेंटेन करना। ट्रीटमेंट क्या है कि ऑब्वियसली एंटी फंगल मेडिसिन उनको प्रोवाइड करना, यूजुअली एम्फोथ्रेसिन बी और ये सब कुछ मेडिसिन के नाम है, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। एंड म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो सर्जरी रिक्वायर करती है, अगर इन्फेक्टेड टिश्यू ज़्यादा हो गया है तो उसको कट करना पड़ेगा, वरना तो वो नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो दिस इज़ म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फंगल डिसीज़। इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं और ये फंगल डिसीज़ है। सेकेंड पॉइंट है कि ये उन पेशेंट को ज़्यादा इफेक्ट करती है जो मेडिकेशंस में है किसी और चीज़ में, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कोविड-19 हो गया, और उन पेशेंट को इफेक्ट करती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीकेड है। ये कंटैगुअस नहीं है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती, बट ये जूनोटिक डिसीज़ है, ठीक है। ये जो है एनिमल मतलब जूनोटिक भी नहीं है, ये जनरली एनिमल को पीपल्स को इफेक्ट करती है। अगर आप एनिमल के कांटेक्ट में आ रहे हो तब आपको लीव्स, रॉटन वुड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के उसमें आ रहे हो तो उसमें इफेक्ट करेगी। आई एम सॉरी, मैंने वहाँ पे गलत पढ़ाया था, क्योंकि ये जनरली एनिमल्स को इफेक्ट नहीं करती है, ये पीपल्स को इफेक्ट ज़्यादा करती है, ठीक है। रॉटन वुड और ये सब बहुत किस चीज़ से पर्सन इन्फेक्टेड होते हैं, इन्हेलेशन, इनकॉलेशन और इंजेक्शन से, फंगल स्पोर्ट्स के जो भी इन सब चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। तो कोविड-19 सिम्टम्स क्या हो गए, तो this is the mucormycosis. Now let's come to other fungal infections. White fungus जिसको कैंडिडियासिस बोलते हैं, वो जनरली कैंडिडा बोलते हैं, ठीक है। वो भी फंगस से होता है। ये जनरली जो किसी भी पर्सन का जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं जहाँ पे वाइट कलर डिस्चार्ज होता है, वो विमेन में आपने सुना होगा, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो उसी को वाइट फंगस बोलते हैं। येलो फंगस जो है एक जो मॉल से ही होता है इन द एनवायरनमेंट, बिकॉज येलो कलर जो पस होता है वो फंगस के कारण होता है, इट इज़ कॉल्ड येलो फंगस। फिर एस्परगिलोसिस जो है वो कॉमन मोल से होता है, एस्परगिलस, ठीक है। तो दिस इज़ द फंगस इन्फेक्शन। नाउ लेट्स कम टू फंगाई। तो इतना फंगल हमने देखा, फंगल डिसीज़ क्या होती है, ये तो फंगाई क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फंगाई जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आई होप आपको पता होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जो बेसिक साइंस है उसका पार्ट है। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में यही डिफरेंस होता है कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, और हमारे यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में हमारा सेल वॉल हमारा यूकैरियोट्स जो होता है, तो दीज आर द सम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो फंगाई क्या होते हैं, दे आर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर्स भी हो सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए और न्यूट्रिएंट साइकिल थ्रू एनवायरनमेंट। यूकैरियोट्स जो हैं अभी मैंने बताया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सेल जो है वो डिस्टिंक्ट रहता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता प्रोकैरियोट्स में। फंगाई जो है वो सेपरेट किंगडम है, जो कि अदर यूकैरियोट्स भी डिवाइड है। तो हमारा जो किंगडम, आई होप पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे 5 किंगडम्स हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोरेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई एंड एनिमलाई, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो हमारा मोरेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में बने अभी बता दिए। सेल टाइप क्या होता है इनका, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और जितने भी सारे होते हैं प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलाई एंड प्लांटेई, दीज आर ऑल यूकैरियोट्स। सेल वॉल जो होता है न्यूक्लियोसेलुलोजिक होता है, और प्रोटिस्टा में ये प्रेजेंट रहता है, कुछ में प्रेजेंट रहता है। फंगाई में प्रेजेंट विथ चिटिन, चिटिन एक टाइप का केमिकल है जो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट विथ चिटिन। और प्लांटेई में प्रेजेंट रहता है, और एनिमलाई में एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है एनिमला में एब्सेंट रहता है, पर प्लांटेई में प्रेजेंट रहता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोरेरा में एब्सेंट रहता है, अभी मैंने बोला प्रोकैरियोट्स में ये जो है एब्सेंट रहते हैं, पर यूकैरियोट्स और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमले में ये इन सब में प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये सेलुलर होते हैं, जो हमारे मोनीरा होते हैं, प्रोटिस्टा भी हमारे सेलुलर होते हैं, फंगाई हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू होता है। ये जो हमारे प्लांटेई होते हैं वो टिश्यू ऑर्गन होते हैं, और एनिमले में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात करें तो हमारे जो मोनेरा होते हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब जो भी जो नीचे के ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ओशंस की बात करें तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। तो कीमोसिंथेसिस क्या होता है,
ऊपर के प्लांट्स जो रहते हैं वो हमारे फोटोसिंथेसिस से जो है सारी चीज़ें सनलाइट से अपना वो बना लेते हैं, फूड्स वगैरह जनरेट कर लेते हैं। बट जो नीचे के प्लांट्स रहते हैं जिनको सनलाइट नहीं मिलती तो वो कीमोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फंगाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांटेई ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो सेल्फ फूड मेंटेन करते हैं, सेल्फ फूड बनाते हैं, और एनिमल जो होते हैं दीज आर हेटरोट्रॉपिक। तो ये जिस पे किस पे डिपेंड होते हैं, जनरली एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो दे आर हेटरोट्रॉपिक। कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं फंगाई के वो ईस्ट, रस्ट, ट्रफल्स, मॉल्स, माइल्ड्यूज एंड मशरूम्स, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। नाउ लेट्स कम टू ऑल अबाउट फंगाई। तो ऑल अबाउट फंगाई के बारे में देख लेते हैं। फीचर्स तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि ये जनरली फंगाई कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे पानी बहुत दिन तक पड़ा रहता है तो वो ग्रीन ग्रीन पार्ट हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट में मॉइस्ट जगह पे ज़्यादा पाया जाता है, स्लाइटली एसिडिक होता है और वो बिना लाइट और लाइट के साथ ग्रो कर सकते हैं। सम फंगाई यूनिसेलुलर होते हैं, सम फंगाई मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल फंगाई को क्या बोला जाता है, ईस्ट। सम फंगाई जो हैं ऑल्टरनेट मतलब सिंगल सेल ईस्ट और मल्टी सेलुलर के बीच में भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच व्हाट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल दे आर इन, ठीक है, किस स्टेज में है लाइफ साइकिल के, तो उसमें भी होता है। फिर सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल जो है इनका चिटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। बॉडी जो है मल्टी सेलुलर फंगाई की जो है वो बहुत सारे सेल्स से बनी रहती है, एंड दैट बैंड टुगेदर इन रोज, ठीक है, रोज में बने होते हैं। ईच इंडिविजुअल ब्रांच स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, हाइफा बोलते हैं। मोस्ट ऑफन अगर बात की जाए तो द इंडिविजुअल सेल जो हाइफेई में होता है वो सिट राइट टू नेक्स्ट ईच अदर, इंडिविजुअल सेल्स जो है एक एक के साइड में बैठे रहते हैं एंड इन अ कंटिन्यूस लाइन, अदर हैव सेप्टेई और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफेई। फिर न्यूट्रिशन, मोस्ट फंगाई जो हैं वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं, एब्जॉर्व करते हैं उनको फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस उनको सेप्रोटोफाइट्स बोला जाता है। इफ़ अ फंगस डिराइव सस्टेनेंस फ्रॉम अ लाइव होस्ट विदाउट हार्मिंग इट देन इट इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिस्टिक। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को हार्म नहीं कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लाइकेंस और माइक्रोजिया, ठीक है। तो दीज आर द न्यूट्रिशन। सम फंगाई पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो फंगाई जो हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली विथ होमोथेलिक एंड हेटेरोथेलिक माइसीलिया। व्हेन बॉडी मेटिंग टाइप्स आर प्रेजेंट इन द सेम माइसेलियम इट इज़ कॉल्ड होमोथेलिक और सेल्फ फर्टाइल बोला जाता है। सेम माइसेलियम में अगर है, सेम माइसेलियम मतलब दो, आपको पता होगा जैसे प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं और कुछ पॉलिनेटिंग अलग होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, तो सेल्फ फर्टाइल। और हेटेरोथेलिक माइसीलिया रिक्वायर्स टू डिफरेंट बट कंपैटिबल, ठीक है, माइसीलिया टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। एप्लीकेशन अगर बताया जाए फंगाई का तो फूड इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि ईस्ट बनाने में, बेकिंग में, ब्रूइंग में, चीज़ में, वाइन मेकिंग में, मेडिकेशन में तो यूज़ ही होता है और पेस्ट कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंगाई। तो माइको और माइकोसिस हमने पढ़ लिया, एंड देन हमने पढ़ा कि 5 किंगडम्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, एनिमलाई एंड फंगाई। मोनेरा जो होते हैं वही बस प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सब यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो और फंगाई के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली। पहला पॉइंट था कि ये मॉइस्ट जगह पे होता है, एसिडिक जगह पे, ठीक है, जो स्लाइटली एसिडिक जगह होती है। ये बिना लाइट और लाइट के साथ ग्रो कर सकते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल जो होता है ईस्ट है। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनका सेल जो है वो चिटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है, बहुत सारे जो है सेल्स जो हैं वो एक साथ बाइंड होते हैं टुगेदर। फिर न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये जनरली ऑर्गेनिक्स मैटर को ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम डेड सेपरेट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फूड इंडस्ट्री, मेडिकेशन और पेस्ट कंट्रोल में यूज़ होते हैं। तो दीज आर द फंगाई। वेरिएंट्स एंड स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2 अकॉर्डिंग टू WHO अगर बात की जाए तो अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट भी आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट हो गया, अल्फ़ा वेरिएंट हो गया, तो ये सब ज़्यादा है। कोविड-19 के जो है वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा इसलिए न्यूज़ में है। तो वेरिएंट होता क्या है, कोई भी चेंज जो है जेनेटिक सीक्वेंस में वायरस के, ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अगर म्यूटेशन, कोई भी जेनेटिक चेंज हो जाए वायरस के किसी भी उसमें, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंट्स। वायरस विथ न्यू म्यूटेशन आर कॉल्ड वेरिएंट्स, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन मतलब कोई भी जेनेटिक वेरिएशन हो जाए, जेनेटिक जो DNA है,
RNA है उसमें कोई चेंजेस आ जाए उसमें, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंट्स। तो वायरस विथ न्यू म्यूटेशन आर कॉल्ड वेरिएंट्स। वेरिएंट्स जो है एक में हो सकते हैं या डबल म्यूटेशन, मल्टीपल म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। जब भी न्यू वेरिएंट होता है, न्यू वेरिएंट जो है आता है, तो वो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओरिजिनल वायरस से डिफरेंट शो करता है, जो कि पॉपुलेशन में डिफरेंट तरीके का जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं, उसको हम स्ट्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यू स्ट्रेन पाया गया, जो कि स्ट्रेन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है अपने पेरेंट वायरस से। ठीक है, तो हमारा वेरिएंट क्या होता है, वायरस अगर उसमें न्यू म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम वेरिएंट बोलेंगे। और स्ट्रेन कब बोलेंगे, जब वो डिफरेंटली पेरेंट वायरस से बिहेव करे तो उसको स्ट्रेन बोलेंगे। सारे स्ट्रेन वेरिएंट हो सकते हैं पर सारे वेरिएंट जो हैं स्ट्रेन नहीं हो सकते। ठीक है, ऑल स्ट्रेन्स जो हैं वो वेरिएंट तो होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें चेंज हुआ, क्योंकि वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, पर सारे वेरिएंट जो हैं स्ट्रेन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए स्ट्रेन एंड वेरिएंट। तो पेरिनेटल जो स्ट्रेन था हमारा चाइना में, एग्जाम्पल ये था। ठीक है, अब इसमें म्यूटेशन हुआ तो वेरिएंट बन गया, चेंज इन RNA वायरस। ठीक है, फिर न्यू स्ट्रेन बना, चेंज इन RNA एंड वायरस बिहेवियर भी चेंज हुआ तो उसको न्यू स्ट्रेन बोलेंगे। तो सारे स्ट्रेन जो होते हैं वो वेरिएंट होते हैं, बट सारे वेरिएंट जो हैं स्ट्रेन नहीं होते। अब वेरिएंट कौन कौन से पाए गए, जैसे कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जब बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसमिशन इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इंक्रीज़ हो जाएगा और डिसीज़ की सीवियरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो हमारे उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, तो रिड्यूस न्यूट्रलाइजेशन और एफिकेसी भी ट्रीटमेंट की रिड्यूस हो जाएगी। फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ऑफ एविडेंस इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन और रिड्यूस इफेक्टिवनेस। फिर वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो क्लियर एविडेंस दैट कि प्रिवेंशन मेजर्स और मेडिकल काउंटर मेजर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए हैं, उनका इफेक्टिवनेस कोई नहीं रह गया, तो उसको वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस बोलेंगे। तो दीज आर द सम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड वेरिएंट ऑफ हाई सीक्वेंस। WHO ने अभी लेबल अनाउंस किया है फॉर SARS-CoV-2 वेरिएंट। अभी उन्होंने बताया कि अल्फ़ा जो है कहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, बीटा जो है साउथ अफ्रीका में, गामा जो है ब्राज़ील में और डेल्टा जो है इंडिया में पाया गया। ठीक है, तो डेल्टा वेरिएंट जो है इंडिया में पाया गया। फिर आते हैं ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर डिफरेंट फूड कैटेगरीज। तो WHO ने अभी इस्टेब्लिश किया है कि सोडियम आपको कितना यूज़ करना चाहिए फूड में अक्रॉस द फूड कैटेगरीज। तो WHO ने रिकमेंड किया है कि डेली इंटेक जो होना चाहिए आपका 5 ग्राम होना चाहिए सोडियम का, सिर्फ 5 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट पीपल जो हैं इससे डबल कंज्यूम करते हैं सोडियम। सोडियम जो है वो नेसेसरी है हमारे नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी प्लाज्मा टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ये जनरली बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, लाइक मिल्क और मीट और डेयरी प्रोडक्ट, बट ये जो है बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो हम स्नैक्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है, प्रोसेस फूड खाते हैं, तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अगर हम सोडियम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कॉन्सिक्वेंटली कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जो होती हैं वो भी इंक्रीज़ होती है। अभी अगर देखा जाए, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2.5 मिलियन डेथ्स जो हैं कुड बी प्रिवेंटेड ग्लोबली अगर सॉल्ट कंजम्पशन जो है हम कट डाउन कर दें, मतलब रिकमेंडेड लेवल तक, मतलब 5 ग्राम तक ही यूज़ करें पर डे, तो हमारा जो है 2.5 मिलियन डेथ्स जो हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी। तो ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क जो है ये WHO ने अभी निकाला है। नाउ लेट्स कम टू अ कंपैरिजन ऑफ ऑल कोविड-19 वैक्सीन दैट कुड बी अवेलेबल। ठीक है, तो बहुत सारी कोविड-19 हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला है एस्ट्राजेनेका, जो कि कोविशील्ड जिसे बोला जाता है, जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लग रही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, पुणे। ठीक है, तो टाइप ऑफ वैक्सीन में ये किस टाइप का वैक्सीन है, एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है, एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है। डोजेस कितने ज़रूरी होते हैं, 2 डोजेस ज़रूरी होते हैं 12 वीक के गैप में। 2 to 8 स्टोरेज हमको कहाँ पे करना पड़ता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस और 6 मंथ के लिए स्टोर करना पड़ता है। एफिकेसी कितनी है, 82.4% है। जब अगर दोनों डोज के बीच का जो इंटरवल रहे 12 वीक्स से ज़्यादा रहे, तब जो है इसकी एफिकेसी 82.4% है। तो कोविशील्ड की जो है एफिशिएंसी जो है वो हमारी कोवैक्सीन से ज़्यादा है, अगर आप देख सकें तो, क्योंकि 82.4% बोला है अगर 12 वीक के गैप में लगाई जाए। फिर आती है कोवैक्सीन, जिसको किसने डेवलप किया, भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इनएक्टिवेटेड होल वेरिएंट प्लेटफॉर्म है। इसके भी 2 इंजेक्शंस लगते हैं 4 to 8 वीक्स में, मतलब इसमें कम वीक्स में लगते हैं। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर किया जाता है। 81% जो है एफिशिएंसी अगर 4 वीक के इंटरवल में लग रही है तो
तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड। एंड स्पुतनिक फिर 5 है जो कि रशिया ने डेवलप किया है, एडिनो वायरस वेक्टर से ही बनी हुई है। तो कोवैक्सीन बस नहीं बनी है, वो कोवैक्सीन किससे बनी है, इनएक्टिवेटेड होल वेरिएंट प्लेटफॉर्म से बनी है। एडिनो वायरस वेक्टर से जो है स्पुतनिक भी बनी है, इसके भी दो इंजेक्शंस लगेंगे 21 डेज टू 3 मंथ्स के बीच में। 91.6% एफिशिएंसी है। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत सारा वैक्सीन को लेकर चीज़ें चल रही हैं कि हमको कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, तो आप एफिशिएंसी के हिसाब से आपको जो सूटेबल हो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों वैक्सीन जो तीनों ही अपने इंडिया में अवेलेबल हैं, तो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों का लगता है कि कोविशील्ड अच्छी है या कोवैक्सीन अच्छी, कुछ लोग बोलते हैं कोवैक्सीन अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं कोविशील्ड अच्छी है। तो मैंने अभी पढ़ा दिया है, अब आप लोग तो बेटर पोजीशन पे होंगे इसको कौन सी लगवानी चाहिए, तो आप लगवा सकते हैं ना। और वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत सारे अभी सारी चीज़ें बंद नहीं कर सकते, अभी इकॉनमी भी बंद नहीं कर सकते, इसलिए वैक्सीन लगवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। नाउ लेट्स कम टू अदर वैक्सीन, अदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन बनाए हैं वो भी एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म से बनी है। सेफ वैक्सीन है, माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। 66% एफिकेसी है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन। डोजेस सिंगल डोज की ज़रूरत है, जॉनसन एंड जॉनसन में सिंगल डोज की ज़रूरत है। फिर फिट्जर वैक्सीन जो है जेनेटिक मटीरियल mRNA यूज़ किया है इन्होंने, ये भी सेफ वैक्सीन है। मॉडरेट इफेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, 95% एफिशिएंसी है। सेकेंड डोज लेने के बाद 2 फुल डोजेस ज़रूरी हैं। स्टोरेज जो है -70 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ेगा। फिर मॉडर्ना, ये भी mRNA से बनी हुई है, सेफ वैक्सीन है, 94% है आफ्टर द सेकेंड डोज एंड 2 फुल डोजेज ज़रूरी है। फिर सिनोफ्रैम एंड सिनोवैक इनएक्टिवेटेड वेक्टर से बनी है, सेफ है, 79% सिनोफ्रैम की है और सिनोवैक की 50% एंड 2 फुल डोजेज ज़रूरी है। तो दिस इज़ वैक्सीन कंपैरिजन, उन सब में वैक्सीन में किसके 2 डोजेज हैं, किसके 3 डोजेज हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस। ये अभी WHO और जर्मनी ने इस्टेब्लिश किया है। किसने इस्टेब्लिश किया है? ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस किसने इस्टेब्लिश किया है? WHO और जर्मनी ने इस्टेब्लिश किया है। ये किस लिए हब है कि हमको जो हमारा डेटा है, जो भी हमारी डिसीज़ से रिलेटेड डेटा है, एपिडेमिक से रिलेटेड डेटा, पेंडेमिक से रिलेटेड डेटा है, उसको जो है उसको हम पूरी तरह सबको शेयर करें और उसको एनालाइज करें कि हम जो है जितने भी वर्ल्ड वाइड थ्रेट्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, उनको डिटेक्ट कर सकें। ये हमारे ग्लोबल अर्ली वार्निंग सर्विलेंस सिस्टम की तरह है, जिसको उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ये एक डेवलपिंग टूल्स है, मॉडल्स है रिस्क एनालिसिस करने का। इन्फोमेडिक्स से रिलेटेड, इन्फोडेमिक्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड एपिडेमिक को मिला के, 2 टर्म को मिला के बना है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट एपिडेमिक। बर्लिन बेस्ड हब जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिसमें गवर्नमेंट, एकेडमिक और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस। और सब तो आप जान जाएंगे, बट इतना बस याद कर लीजिए कि WHO और जर्मनी ने लॉन्च किया है, जर्मनी और WHO ने लॉन्च किया है। फिर ग्लोबल इमरजेंसीज प्रोग्राम जो है वो WHO का प्रोग्राम है, 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था कि इमरजेंसी हेल्थ नीड्स जो हैं, जो भी रिलेटेड आउटब्रेक्स हैं, जो भी डिसीज़ आउटब्रेक्स हो रहे हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हम इमरजेंसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये है ग्लोबल इमरजेंसीज प्रोग्राम WHO का है। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहला वन हेल्थ अप्रोच, तो WHO ने अभी वन हेल्थ अप्रोच जो है फॉर्म किया है फॉर किस लिए? जो भी हमारी जूनोटिक डिसीज़ राइज हो रही है उसके लिए। जूनोटिक डिसीज़ जो एनिमल से ह्यूमन की तरफ जाती है, ह्यूमन को इफेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड जूनोटिक डिसीज़। तो वन हेल्थ अप्रोच अभी WHO ने किसके लिए किया है? जूनोटिक डिसीज़ के लिए। वन हेल्थ अप्रोच में क्या होता है कि हमको सारी चीज़ों को कनेक्ट करके चलना है, एनवायरनमेंट, एनिमल और हमारे ह्यूमन को सबको कनेक्ट करके चलना, कि जैसे देखें कि किसको क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखना है। कॉन्सेप्ट रिकग्नाइजेस दैट हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कनेक्टेड टू हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। इट वॉज एसोसिएटेड विद एमर्जेंस ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज। ठीक है, सार्स हुआ था तब जो है, और एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 हुआ था, उसके कारण जो है ये लाया गया
न्यूज़ में। फिर H10N3 बर्ड फ्लू है। चाइना में पहला रिपोर्ट किया गया है ये केस, इसका बर्ड फ्लू का पहला केस आया है। H10N3 जो है वो लो पैथोजेनिक है, जिसका मतलब ये है कि रिलेटिवली लेस सीवियर डिसीज़ है जो पोल्ट्री हमारे इंडस्ट्री है उनको इफेक्ट करती है, एंड इज अनलाइकली टू कॉज अ लार्जर स्केल आउटब्रेक। जनरली लार्जर स्केल आउटब्रेक नहीं है। इट इज़ सेड दैट ये जो है ह्यूमन ओकेजनली इफेक्ट करती है, वहाँ से मतलब जो भी एनिमल्स हैं वहाँ से ह्यूमन में ट्रांसमिशन बहुत कम होता है, ओकेजनली होता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं आया है। फिर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो है, आजकल क्या होता है, जो भी हम बिल्डिंग्स देखते हैं तो वहाँ पे वेंटिलेशन लेवल जो होता है कम होता है, जिसके कारण बहुत सारी डिसीज़, सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्यूट हेल्थ डिसीज़ जो होती हैं वो उसके कारण होती है, ना ही वेंटिलेशन ना मिलने के कारण। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, एंड जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे रहने के लिए जगह ढूंढते हैं तो वहाँ पे सब घर में वेंटिलेशन की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो इंडिया ने अभी इंडियाज़ अभी क्या है, एरोसोल्स जो है वो एयर में कहाँ तक जाता है, अप टू 10 मीटर्स तक जाता है, और वो क्या करते हैं, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करते हैं, इंडोर स्पेसेस को, जो कि ट्रांसमिशन रिड्यूस करते हैं। इंडियाज़ न्यू बिल्डिंग डोंट गेट एडिक्वेट वेंटिलेशन ड्यू टू पुअर आर्किटेक्चरल प्लानिंग। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम उसे ही बोलते हैं कि जो बिल्डिंग के कारण जो है एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, बट मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हूँ बस आप वही रिमेंबर करके चलिएगा। फिर कोविड डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी रूरल एरियाज़ में, जो कोविड मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया है, उसको ट्रैक करने के लिए। ये क्या, इट अलाउज़ एनीवन, किसी को भी कोई भी जो है वो ट्रैक कर सकता है विलेज हेल्थ प्रॉब्लम, सैनिटेशन कमिटीज़, एनरोलमेंट ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स और वॉलंटरीज, इन सबको वो कर सकता है। ठीक है, तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया, रूरल एरियाज़ के लिए लॉन्च किया है। फिर हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, आई होप सिटी स्कैन भी आपने पढ़ा होगा। तो हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है ये टेक्निक है जो कि लंग पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी इमेज फॉर्म करने के लिए बनाया गया है। कंपेयर टू अगर हेलिकल सिटी स्कैन की बात की जाए, ये जो है नैरो बीम कोलिमेशन यूज़ करेगा, वो थिन स्लाइस इमेज का लेगा लंग पैरेन्काइमा की। ये प्रोटोकॉल प्रोड्यूस करेगा एक्सट्रीमली हाई डेफिनेशन इमेजेस प्रोड्यूस करेगा ऑफ लंग, ओवलॉय, एयरवेज, इंटेस्टियम एंड पल्मोनरी वस्कुलाचर। ठीक है, तो इन सब की जो है हाई इमेज वो करेंगे। तो हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है टेक्निक लंग पैथोलॉजी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। फिर स्पॉट स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग, ये कोविड-19 जो सैम्पल्स हैं, सो कोविड-19 जो पेशेंट है उनको डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। यूएस ने अभी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, जो कि सलाइवा सैम्पल्स बस लेकर आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कोविड-19 हुआ है उसको या नहीं हुआ है कोविड। ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडिकेशन आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन यूज़ करेगा। ठीक है, तो आरटी लैम्प जो है ये यूज़ करेंगे। ये एक स्टेप है जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीकेशन मेथड को यूज़ करता है। ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको, ये बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर देगा और मोर एक्यूरेटली रिजल्ट बताएगा एज़ कंपेरिजन टू एंटीजन टेस्ट। तो RT-PCR और RT लैम्प में यही डिफरेंस होता है कि RT लैम्प जो है वो 4 लैम्प प्राइमर्स यूज़ करते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। तो स्पॉट जो है यूएस ने डेवलप किया है, ये क्या है, कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए। फिर 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ड्रग कंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया है एंटी कोविड ओरल ड्रग, जो है एंटी कोविड ओरल ड्रग है, जो कि जिसे बोला गया है 2-ड्रग डी ग्लूकोज। डेवलप किसने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस ने डेवलप किया है। ये एक्यूमुलेट करेगा ये एक्यूमुलेट हो जाएगा जहाँ पे वायरस इन्फेक्ट किया है, ठीक है, उन सेल्स को, और वायरस को प्रिवेंट करेगा कि वो जो है अब कोई भी वायरल सिंथेसिस ना करें और एनर्जी प्रोड्यूस ना करें। ये फास्टर रिकवरी प्रोवाइड करेगा हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए, और रिड्यूस करेगा जो भी हमारे सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट है उनको में जो है ऑक्सीजन ना दिया, मतलब ऑक्सीजन का जो
यूज़ है उसको रिड्यूस करेंगे। फिर सूत्र मॉडल, अभी कंसर्न रेस किए गए हैं, गवर्नमेंट का ये बैक्ड मॉडल है सूत्र मॉडल कि ये जो है कोविड-19 पेशेंट्स को एक्यूरेटली फॉलो नहीं कर रहा है, एक्यूरेटली पेंडेमिक को नहीं बता रहा है। तो सूत्र जो है ससेप्टेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव्ड अप्रोच, ये 3 मेन पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, बीटा, कॉन्टैक्ट रेट, रीच एंड एप्सिलन। ठीक है, तो बीटा कॉन्टैक्ट रेट क्या होता है, जो कि कितने ज़्यादा पीपल जो हैं इन्फेक्टेड हैं उससे। रीच मतलब होता है मेजर एक्सपोजर लेवल ऑफ पॉपुलेशन टू द पेंडेमिक, और एप्सिलोशन जो है रेशियो ऑफ डिटेक्टेड अनडिटेक्टेड केसेस क्या है, तो दैट इज़ कॉल्ड सूत्र मॉडल। तो दिस इज़ द हेल्थ सेक्टर। आई होप आई हैव कंप्लीट द टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू डिफेंस। तो प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75-1 जो है ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है, जो PT 365 आई थी पिछली बारी उसमें भी मैंने पढ़ाया है, पर मैं इसमें भी बता दे रही हूँ। तो इसमें 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट 75 आई जो है वो सबमरीन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। सबमरीन 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स जो हैं उसके अंदर बनाई जाएंगी, कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, तो वो उससे रिलेटेड है। अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है डिफेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्ट करिए 6 सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन। ये जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का पार्ट है। सबमरीन जो है उसके अंदर बनाई जाएंगी। ये सबमरीन जो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और सेल्फ रिलायंस रहेंगी। इंडिया को हेल्प करेंगी सेल्फ रिलायंस अचीव करने में। तो प्रोजेक्ट 75 आई किससे रिलेटेड है, सबमरीन से रिलेटेड, याद कर लीजिएगा, कन्वेंशनल सबमरीन से। 6 कन्वेंशनल सबमरीन इसके अंदर बिल्ड की जाएंगी। फिर आते हैं अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम जो है, अग्नि भी मैंने पढ़ाया है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और अग्नि प्राइम जो है ये भी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज है 1000 किलोमीटर टू 1500 किलोमीटर, और ये पेलोड्स जो है 1000 kg का कैरी करेंगे। ये लाइटर है, डबल स्टेज है, स्लीकर प्रीडिसेसर किसके हैं, अग्नि 1 के। अग्नि 1 क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका स्ट्राइक रेंज 700 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम हो गया। अग्नि प्राइम, अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। फिर प्रोजेक्ट सीबर्ड। प्रोजेक्ट अभी डिफेंस मिनिस्टर ने रिव्यू किया है प्रोसेस। प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। तो प्रोजेक्ट सीबर्ड किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लार्जेस्ट नवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट सीबर्ड के अंदर कहाँ पे क्रिएट किया गया है, कर्नाटका में क्रिएट किया गया, ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अपॉन कंप्लीशन अपॉन कंप्लीशन मतलब कंप्लीट होने के बाद ये जो है इंडियन नेवी को लार्जेस्ट नवल बेस प्रोवाइड करेगा वेस्टर्न कोस्ट में, और लार्जेस्ट नवल बेस जो है ईस्ट में, कहाँ पे, स्वेज कैनाल में। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट सीबर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक आई होप पढ़ा होगा आपने, सुपरसोनिक क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइपरसोनिक वो होते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से 5 मैक मतलब स्पीड ऑफ लाइट से 5 टाइम्स ज़्यादा जो स्पीड में वो ट्रैवल करें उनको बोलते हैं, मतलब जो 5 मैक की स्पीड में ट्रैवल करें उनको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, 5 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। चाइना, रशिया, यूएस ने अभी परस्यू किया है हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजीज़। इनका जो है हाई मैनोवेल होता है और ये प्रेडिक्टेबल आर्क फॉलो नहीं करते। ठीक है, there are 2 primary categories of hypersonic weapons. hypersonic glide vehicles जो टारगेट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है लॉन्च किया जाता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होते हैं वो टारगेट को पकड़ लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो लॉन्च होते हैं। फिर आते हैं DRDO ने अभी डेवलप किया है क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्निक्स फॉर एरो इंजन्स। आइसोथर्मल फोर्जिंग क्या है, ये हॉट वर्किंग प्रोसेस है जो वर्क करता है सुपर अलॉयज़ जो होते हैं, हमारे बड़े बड़े अलॉयज़ होते हैं जिनकी लो फोर्ज एबिलिटी होती है, उन पे ये वो करते हैं, प्रोसेस है। हेयर द वर्क पीस is maintained at its maximum elevated temperature throughout the entire operation. This technological breakthrough जो है वो डेवलपिंग इन्वॉल्व करते हैं, ये डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम एंड निकल बेस्ड एलॉयज़ यूज़ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ये हेल्प करेंगे इंडिया को डेवलप करने में जेट इंजन्स विथ थ्रस्ट टू पावर अ कॉम्बैक्ट फाइटर। फिर आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम जो है, ये आयरन डोम जो है ये इज़राइल का डिफेंस सिस्टम है। इंटरसेप्टेड है हमास अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट जिन्होंने गाजा स्ट्रिप को क्रॉस किया है। इट इज़ अ मल्टी मिशन
सिस्टम कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग रॉकेट्स, आर्टिलरी मोटर्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूटेशन लाइक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है। ये सारे वेदर सिस्टम में परफॉर्म कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकते हैं। ये डिप्लॉय क्या हो सकते हैं, लैंड और सी दोनों में। तो आयरन डोम एरियल डिफेंस मिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आपको याद करना है वो इजराइल ने डेवलप किया है। फिर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी अप्रूव किया है ₹498.8 करोड़ टू IDX को अभी दिया है अंडर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि एडमिनिस्टर क्या करेगी, IDX प्लेटफॉर्म को। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है DPP वो फंड रिलीज़ करेंगे DIO को। IDX जो है इसका एम है कि सेल्फ रिलायंस हमको अचीव करना और इनोवेशन बढ़ाना डिफेंस सेक्टर में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करके, जैसे कि MSME हो गए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इन सबको इंक्लूड करके। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफेंस सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने अभी एक रिसेंटली रिलीज़ किया है लिडार बेस्ड रिपोर्ट्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जनरली आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया है। ये किस लिए रिलीज़ किया है कि जो 10 हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज ज़्यादा हैं उनको जो है मैप आउट करना। तो प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड किया गया है वेबकोस को। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। ये पहला इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो है वो लिडार टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसा कुछ होने वाला है। तो लिडार टेक्नोलॉजी जो है वो 3D इमेज क्रिएट करेंगे सारे हमारे प्रोजेक्ट एरियाज़ की, सॉइल की, वाटर कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों की। सर्वे जो है वो 10 स्टेट में है, फॉरेस्ट एरियाज़ जो है 10 स्टेट के, वहाँ आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा। वेबकोस जो है वो रिज टू वैली मेथड अप्रोच यूज़ करेंगे, ठीक है। जनरली रिज में सबसे पहले करेंगे, फिर वैली, जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट होता है, डिटेन और डाइवर्ट, स्टोर और यूज़ अवेलेबल रेन वाटर। तो वेबकोस जो है रिज टू वैली अप्रोच यूज़ करेंगे। अब लिडार टेक्नोलॉजी क्या होती है, लिडार जो है ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि लाइट यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए, इमेजेस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। दीज लाइट पल्सेस जो हैं वो कंबाइन करती हैं डेटा अदर उसके साथ भी, और प्रिसाइज 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है शेप ऑफ अर्थ और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ये जनरली सिमिलर होती है रडार और सोनार। रडार जो है रेडियो वेव्स यूज़ करती हैं और सोनार जो है साउंड वेव्स यूज़ करती हैं। लिडार इंस्ट्रूमेंट जो है वो जनरली क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ें कंसिस्ट करता है, लेज़र, स्कैनर एंड स्पेशलाइज GPS रिसीवर। एयरप्लेन्स जो है, हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किए जाएंगे। 2 टाइप्स ऑफ लिडार जो होते हैं, टोपोग्राफिक और बैथीमेट्रिक। टोपोग्राफिक ऑब्वियसली टोपो से समझ में आ रहा होगा, ग्राफिक अर्थ को जो लैंड को मेजर करते हैं, और बैथीमेट्रिक जो ओशंस के नीचे वाले पार्ट जो होते हैं, जो सबसे नीचे होता है जहाँ पे ग्रीन लाइट पेनिट्रेट वो ग्रीन लाइट पेनिट्रेट करती है, तो बैथीमेट्रिक उसको बोलते हैं सी फ्लोर को मेजर करना। लिडार सिस्टम जो होते हैं वो साइंटिस्ट और मैपिंग प्रोफेशनल्स को एग्जामाइन अलाउ करते हैं कि वो एग्जामाइन कर सकें नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट्स जो हैं। ये जनरली लैंड मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिवर सर्वे, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो लिडार टेक्नोलॉजी जो है ये हो गया। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एरोप्लेन्स जो है वहाँ से लाइट वेव भेजी जा रही है, लाइट वेव्स के कारण जो है ये जो है मैप किया जा रहा है। नाउ लेट्स कम टू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट 2021, तो रिपोर्ट का टाइटल क्या है, द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट, अभी रिलीज़ की गई है। तो इसके फाइंडिंग क्या क्या है, एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है रिसर्च और डेवलपमेंट में 2 डेकेड्स में, इंडिया के बारे में जो बता रहे हैं 0.75% है, लोवेस्ट है ब्रिक्स नेशन में। मतलब ब्रिक्स नेशन जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज़ कंपेरिजन टू इंडिया। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो हैं ऑलमोस्ट डबल हुए हैं सिंस 2016। एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है, और एज अ शेयर ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं 2018 में, ठीक है। फिर आते हैं साथी इनिशिएटिव, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। इन्होंने लॉन्च की है ये स्कीम। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो प्लान कर रहे हैं कि 5 साथी सेंटर्स एवरी ईयर खोलेंगे वो फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। 3 सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU बनारस में। ये प्रोवाइड करेंगे कॉमन सेंटर्स, एनालिटिकल टेस्टिंग प्रोवाइड करेंगे और अवॉइड करेंगे डुप्लीकेशन, और हमारी जो फॉरेन सोर्सेज पे जो हम डिपेंडेंट रहते हैं उनको रिड्यूस करेंगे। इसका एम क्या है कि जो भी हमारी प्रोफेशनली मैनेज सर्विसेज हैं
उनको प्रोवाइड करना विथ एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी। साथ ही इनिशिएटिव किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फिर जियोलिथ्स, एयर इंडिया ने अभी पहला जियोलिथ कार्गो फ्लाइट अपना स्टार्ट किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग कमेंस द प्रोसेस ऑफ इंपोर्टिंग जियोलिथ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द यूज इन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। तो जियोलिथ होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जियोलिथ एक क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जिसका पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है केजेस की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, आई थिंक नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था, आई थिंक या फिर किसी में मैंने पढ़ाया था। आपने ग्राफीन पढ़ा है, ग्राफीन नैनो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, जिसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल केजेस लाइक होता है। तो उसी टाइप का जियोलाइट भी होता है, एक क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होता है जिसका पीरियोडिक अरेंजमेंट केजेस और चैनल्स होते हैं। मैनी डिफरेंट जियोलाइट स्ट्रक्चर्स जो हैं अभी डिस्क्राइब किए हैं, बहुत सारी वर्सटैलिटी होती है इनमें इन टर्म्स ऑफ देयर पोर डायमेंशन, चैनल सिस्टम, डायमेंशनेबिलिटी, कंपोजिशन। जियोलिथ्स जो होते हैं, जियोलाइट्स जो होते हैं ये जनरली सॉर्बेंट्स वाइडली एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट्स एज अ आयन एक्सचेंजर्स इन डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो दिस इज जियोलिथ्स। नाउ लेट्स कम टू ड्राइड ब्लड स्पॉट टेस्टिंग टेक्निक। ये जो है अभी वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उन्होंने अप्रूव किया है ड्राइड ब्लड स्पॉट टेस्टिंग जो है टेक्निक, टोक्यो ओलंपिक्स में यूज़ किया है। ये क्या है, ये मैथड है कि जो भी बैन केमिकल्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए किसी के बॉडी में अगर फ्यू ब्लड के फ्यू ड्रॉप्स ले लो और उसके बाद उसको डिटेक्ट करो कि उन्होंने कोई बैन केमिकल्स लिया है या नहीं लिया है, और उसको ब्लॉटिंग पेपर में रखो। ठीक है, तो सैंपल इज एनालाइज्ड यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट विच एक्सट्रैक्ट द बायोलॉजिकल मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। ये लेस इन्वेसिव मेथड होता है देन करेंट यूरिन एंड ब्लड कलेक्शन, देयरफॉर अ बेटर एथलेटिक एक्सपीरियंस। फिर वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी एज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कंपोज्ड है और फंडेड है इक्वली। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट के पर्सन इक्वल हैं जो कि इक्वली फंड भी करते हैं। इनका की इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ क्या है, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंटी डोपिंग कैपेसिटीज़ और मॉनिटरिंग ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1999 में अंडर लुसाने डिक्लेरेशन इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश तब हुई थी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। आई होप मैंने ये PT 365 अपडेटेड मटेरियल ख़त्म कर दिया है। आई एम सॉरी कि थोड़ा लेट हो गया था ये आने में, बट प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम just comment me on the comment section. Thank you so much.